शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मुझे भी ज़्यादा देर अकेले रहना ही पसंद है, लेकिन वो भी तब जब मेरे पास अच्छा इंटरनेट, मेरा लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन हो। और दोस्तों, इमेजिन करो कि आपको पूरा 1 महीना अकेले रहना है। ना ही आपके पास कोई बात करने के लिए होगा और ना ही आपके पास आपका फ़ोन और ना ही इंटरनेट होगा और ना ही दूसरी कोई फैसिलिटी। दोस्तों, आप अभी इस तरह का इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये करने से आपकी क्या हालत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस इंसान के बारे में जानने वाले हैं, उसने 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन अकेले गुजारे हैं, और वो भी समंदर के दरमियान, जहाँ पर वो चल फिर भी नहीं सकता था और ना ही उसके सर पर छत थी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको, मुझे और सब इंसानों को इस इंसान से बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन, जिसको उर्दू में बहरे ओकियानूस भी कहते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये समुंदर सबसे ज़्यादा गहरा होने के साथ साथ दुनिया का 30% एरिया कवर करता है। हमारी ज़मीन को ब्लू प्लैनेट का नाम देने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। ये समुंदर इतना बड़ा है कि अगर हम ज़मीन पर तमाम लैंड एरिया को एक साथ मिला दें, तब भी पैसिफिक ओशन का एरिया इन सब से ज़्यादा बनेगा। यानी इसका एरिया टोटल लैंड कैप्चर्ड से भी ज़्यादा है। इतने बड़े ओशन में अगर आप गलती से भी गुम हो जाते हो तो आपके मिलने के चांसेस 0% से भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, जोश सल्वाडोर के बच जाने की कहानी इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। इन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहते हुए भी कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगा। 438 दिनों तक समुद्र में गुम होने का रिकॉर्ड। दोस्तों, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बचाई, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो वहाँ गुम कैसे हुआ। मैक्सिको 2012। एल्वेरेंगो एक बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद फिशरमैन था। 17 नवंबर 2012 को वो और उसका एक साथी एर्तिगिल कोर्डोबा दोनों फिशिंग करने के लिए एक छोटी सी बोट लेकर कोस्टा एजुल नाम के एक छोटे से गांव से निकले। उन्होंने सोचा कि वो 30 घंटे की एक छोटी सी शिफ्ट करेंगे, कि उस वक्त उनके पास जो बोट थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत ज़्यादा वक्त समंदर पर रहने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं था। दोस्तों, उनकी बोट तकरीबन 7 मीटर्स लंबी थी और वो बगैर छत के थी। दोस्तों, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि तूफ़ान आने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी चांस लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम तूफ़ान आने से पहले वापस आ जाएंगे तो हमारे हफ्ते भर का खर्चा निकल जाएगा। वो किनारे से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर थे कि अचानक हवा बहुत तेज़ हो गई और तूफ़ान उनके अंदाजे से बहुत पहले आ गया। रात के तकरीबन 1 बजे तूफ़ान ने उनकी कश्ती को हिट किया और उन्होंने फ़ौरन बिछाए हुए मछली के जाल को बोट से काट दिया और बेकार की चीज़ों को बाहर फेंकने लगे, ताकि इस तेज़ तूफ़ान के दरमियान में उनकी कश्ती ज़्यादा वज़न की वजह से डूब न जाए। वो किनारे से तकरीबन 6 घंटे के फासले पर थे। उन्होंने किनारे की तरफ आने में अपनी पूरी जान लगा दी और इसी में बोट को डायरेक्शन देते देते सुबह के 7 बज गए और अब वो किनारे से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर थे। उन्हें ज़मीन दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अचानक से बोट की मोटर से धुआं निकलने लगा और वो एक ऐसी बोट थी जिसमें कोई अल्टरनेटिव मोटर नहीं लगी हुई थी। यानी अगर बोट ख़राब होती है तो वो बोट को किसी भी तरीके से आगे या पीछे नहीं कर सकते थे, और मोटर के ख़राब होते ही तेज़ हवा उन्हें दोबारा से समंदर के दरमियान ले जाने लगी। किस्मत से उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उसी रेडियो से उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजने की कोशिश की। अभी एल्वेरेंगा अपनी लोकेशन दे ही रहा था कि अचानक से रेडियो की बैटरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये सुनने में तो बिल्कुल एक फ़िल्म की कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन इमेजिन करो कि उन दोनों पर उस वक्त क्या गुजर रहा होगा। अपनी मंजिल के इतने करीब आने के बाद ऐसा हो जाए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। उनके बॉस ने कई दिनों तक सर्च मिशन चलाए। कई अलग अलग फिशिंग लोकेशन के आसपास उन्हें ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि अब तक वो पैसिफिक ओशन के सेंटर तक पहुंच चुके थे। 5 दिनों के बाद उनको तेज़ हवा ने किनारे से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। उनके चारों तरफ सिर्फ एक ही नज़ारा था और वो था सिर्फ नीला पानी। उनकी बोट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि अगर ऊपर से कोई हवाई जहाज़ भी गुजरता तो वो उन्हें देख नहीं पाता था, और अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खाने के लिए वो चिड़ियों और मछलियों को अपने हाथों से पकड़ने लगे। दोस्तों, उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी था, लेकिन वो उसको चाहकर भी नहीं पी सकते थे। तो अब समंदर का खारा पानी क्यों नहीं पी सकते? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि हम अगर 2 अलग अलग डेंसिटी के पानी को
एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन की वजह से अलग करके रखेंगे तो कम डेंसिटी वाला पानी ज़्यादा डेंसिटी वाले पानी की तरफ बहने लगेगा और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये तो पता है कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर पानी होता है जिसमें H2O और सोडियम के मॉलिक्यूल्स मिले रहते हैं और उस सेल के आसपास भी पानी और सोडियम के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और दोस्तों ये सेल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं की वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं। जब भी हम ताज़ा पानी पीते हैं तो उसमें सोडियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, तो इसीलिए जब वो पानी सेल्स के पास पहुंचता है तो उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स हमारी सेल की मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं ताकि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बैलेंस बना रहे और इस बैलेंस स्टेट को आइसोटोनिक स्टेट कहते हैं। और जब हम सी वाटर को पीते हैं तो उसमें सोडियम और दूसरे मिनरल्स मिले होते हैं और इसकी वजह से हमारे सेल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर निकालने लग जाते हैं और इसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आने लगता है और आपकी बॉडी में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि आप जितना पानी पीते हो उससे ज़्यादा पानी सेल्स आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और लंबे वक्त के लिए ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों उन दोनों को इतनी साइंस तो पता नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर पता था कि अगर वो समुद्र का पानी पीते हैं तो बहुत ही जल्द उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। उन्हें वहीं एक प्लास्टिक की बोतल मिली जिसमें वो बारिश का पानी जमा करके पीते थे और लंबे वक्त तक अगर बारिश ना होती तो उन्हें ना चाहते हुए भी मछलियों या कछुए का खून पीना पड़ता था। उसमें उन्हें ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते थे और अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें अपना ही पेशाब पीना पड़ता था। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो ये तरीका आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि अपने पेशाब को पूरी तरह छानने के बाद भी पीना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ये आपकी किडनी पर बहुत ही ज़्यादा लोड डालता है, क्योंकि आप उसको फिर से वही चीज़ दे रहे हो जो उसने फ़िल्टर करके वेस्ट में निकाला था। लेकिन फिर भी ये समुद्र के पानी से बेहतर ऑप्शन है। और अब इमेजिन करो कि आप ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही पीने को और आपके आसपास सिर्फ एक ही इंसान मौजूद है। आपका सोना, जागना, खाना पीना हर काम उसी छोटी सी बोट पर हो रहा है। वेल दोस्तों मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस वक्त उन दोनों की फीलिंग्स क्या होंगी। अब महीनों तक ऐसे अकेले रहने से किसी भी इंसान के सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। और अल्वेरेना के मुताबिक कुछ ऐसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ। तकरीबन 4 महीने यूं ही अकेले रहने की वजह से उसके दोस्त ने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी और उसका दिमाग उसे हेलुसिनेट करने लगा और उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगीं। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि उसको सांस नहीं आ रहा और कभी वो अपने आप को मारने की बात करने लगता था और आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना खाना छोड़ दिया और बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों एल्वेरंगा अब उस बोट पर अकेला था। उसने बताया कि एक बार उसके सामने से तजारती बहरी जहाज गुजरा और उसमें से 4 लोगों ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए नहीं रुके। और अब ऐसा भी हो सकता है कि ये उसकी दिमाग की कोई हेलुसिनेशन हो, लेकिन अगर ये सच था तो उन चारों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं पहुंचता। 8 महीने गुजर गए और एल्वेरंगा ने तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था और 29 जनवरी 2013 को उसने अपने आसपास नारियल को तैरते हुए देखा और ये देखते ही उसमें एक नई जान आ गई, क्योंकि उसको देखते ही यकीन हो गया कि यहाँ आसपास कोई ना कोई जजीरा ज़रूर है। और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए पानी में हाथ मारने लगा और थोड़ी दूर के बाद उसको एक जजीरा नुमा नजर आया और उस जजीरे पर पहुंचने में उसे तकरीबन 12 घंटे लग गए। और फिर फाइनली तकरीबन 1 साल से ज़ायद उस बोट पर रहने के बाद उसने ज़मीन के किसी टुकड़े पर अपना कदम रखा और कई महीनों बाद किसी दूसरे इंसान को देखा। एवेरंगा एक छोटे से आइलैंड इबॉन एटोल पर पहुंच गया था और आप यकीन नहीं करोगे कि ये दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड में से एक है। अगर वो गलती से यहाँ नहीं आया होता और अगर थोड़ी सी हवा इधर या उधर उसको ले जाती तो वो इस आइलैंड तक ना पहुँच पाता। और दोस्तों एवेरंगा को यहाँ तक पहुँचने में 438 दिन लग गए। और दोस्तों अगर वो इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो उसको फिर ज़मीन तक पहुँचने में 240 दिन और मज़ीद लग जाने थे, और वो भी तब अगर दरमियान में कोई तूफ़ान वगैरह ना आए। और खुशकिस्मती से वो दुनिया के सबसे बड़े समुंदर के सबसे छोटे आइलैंड पर पहुँच गया था और इसके बाद उसको घर वापस ले जाया गया, जिसके बाद उसकी दोस्त की फैमिली ने उस पर केस कर दिया और उन्हें लगता था कि एवेरंगा ने अपने दोस्त को ही खा लिया था। तो दोस्तों हमें इस इंसान से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है वो है सब्र और पेशेंस, जो कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो दोस्तों हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए और कभी भी जितनी मर्जी ख़राब सिचुएशन हो जाए पैनिक नहीं मारना चाहिए। वेल दोस्तों मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि जो बात आपने नोटिस की दूसरे भी वो देख सकें।
और हम सब लोग एक दूसरे से सीख सकें। और अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने का मज़ा आता है तो हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हमारे साथ बंधे रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।